तो इससे जो पहले के जो 2 वीडियोस थे उसमें हमने वेक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें करी है ना। उसमें हमने ये देखा कि जैसे वेक्टर्स का एडिशन भी करना हो तो वो भी स्पेशल होगा। वेक्टर्स का हमने देखा एक और खास बात की रीसोल्यूशन। रीसोल्यूशन हमने देखा कि मतलब वेक्टर्स को आप तोड़ सकते हो कि उनका कंपोनेंट कितना होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। आपको उनका एडिशन भी करना हो तो वो भी स्पेशल होगा, उसके लिए भी एक स्पेशल लॉ हम बनाएंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारी चीजें हमने इससे पहले के 2 वीडियोस में देखी कि हर एक चीज वेक्टर्स के बारे में स्पेशल होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास डायरेक्शन भी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये कि इनके पास डायरेक्शन भी है। आज खास बात ये कि हमने आते से ही बोर्ड पे फिजिकल क्वांटिटीज नहीं लिखा और उसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी, फिर 10 मिनट ऐसे ही वेस्ट नहीं करे। इसी के साथ आज बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। मेरे पास अगर 50 किलो मास है तो मैं उसको प्लस कर सकता हूँ 30 किलो मास विदाउट केयरिंग अबाउट द डायरेक्शन। मेरे पास आ जाएगा 80 किलो मास। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक तो देखो बेसिक हो गए होंगे क्लियर। जो 3 वीडियोस हैं उसमें ये सारी चीजें अच्छे से कवर हैं, तो अब इतने डीप हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन देंगे तभी आज का वीडियो समझ में आएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन हमने देखा था, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी हमने देखा था। और अगर इससे पहले वाला जो टॉपिक आप देखोगे, इससे पहले वाला जो वीडियो आप देखोगे, उसमें हमने लास्ट में बात करी थी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे उसका एक रिकैप ले लो। मैंने बोला 2 वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, कुछ एंगल थीटा बना रहे होंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? देखो यहां से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, यहां से अगर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ऐड कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, ऐड कर सकते हो पैरेललोग्राम लॉ लगा के ऐसे इसको कंप्लीट कर दो पैरेललोग्राम लॉ को, फिर उसका जो डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। तो यहां से देखोगे यहाँ पे समझ नहीं आएगा कुछ, यहां से अगर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर क्या करें, हमें क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें चाहिए। कैसे करोगे? तो देखो इसे ऐसे समझो, 5 अगर मेरे पास है, मैंने 3 घटा है, 5 अगर मेरे पास था मैंने 3 हटा दिए, 5 अगर है मैंने 3 हटा दिया तो 2 आया। ये हम करते हैं बेसिक अरिथमेटिक में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 - 3 ना लिख के हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5 + -3 लिख सकते हैं। ऐसे हमने लिखा जब कि 5 + -3, तो हम क्या कह रहे हैं पता है, हम ये कह रहे हैं कि 5 में हम +3 नहीं कर रहे, 5 में हम +3 नहीं कर रहे, हम 3 का उल्टा कर रहे हैं, नंबर लाइन में अगर देखो ये 3 है, इसका जस्ट उल्ट क्या होगा, -3, 0 से पीछे, इसका जस्ट उल्ट -3। तो 5 में से 3 घटाए के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 में हमने ऐड किया 3 का उल्टा। बात ये भी वही है, ये भी 2 ही देगा, प्लस माइनस क्या, माइनस। लेकिन हमारी सहूलियत के हिसाब से हमने लिख लिया कि हम प्लस ही कर रहे हैं, माइनस कुछ हम जानते ही नहीं माइनस क्या होता है, हम प्लस ही कर रहे हैं 3 को, लेकिन उसके उल्टे को। हम 3 को प्लस नहीं कर रहे, हम उसके उल्टे को प्लस कर रहे हैं, तो हमें कुछ वैल्यू आई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + -3। ठीक है, यही हम यहां करते हैं।
यही हम यहाँ करते हैं। किसी एक वेक्टर का हम डायरेक्शन जस्ट उल्टा कर देते हैं, किसी एक वेक्टर को हम जस्ट उल्टा कर देते हैं, उसको जस्ट उठा के उल्टा कर देते हैं। जैसे मेरे को क्या चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो मुझे ये हटाना है बी वेक्टर, फिर जो बचेगा जो वेक्टर वो इसका रिजल्टेंट होगा। मुझे बी वेक्टर हटाना है, लेकिन कैसे हटाऊंगा, मैग्नीट्यूड की तो बस बात हो नहीं रही, इसमें डायरेक्शन भी है। तो जैसे एडिशन के लिए हमने बहुत क्लेवर तरीका निकाला, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वैसे कुछ यहाँ पे क्लेवर तरीका। तो जैसे अभी 3 और इसकी बात करी, किसकी, 5 की, वैसे यहाँ करना है। जैसे मुझे बी वेक्टर हटाना है, तो बी वेक्टर का जस्ट उल्टा, ये बी वेक्टर जस्ट उल्टा कर दिया, और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर ये नहीं कि मैग्नीट्यूड माइनस है उसका, भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, है ना, टॉर्क। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 न्यूटन, ये जो 5 न्यूटन है, इसे माइनस में लिख सकते हो क्या, इसे 0 न्यूटन लिख दो, क्यों भैया कुछ फोर्स लगी ही नहीं। इसे माइनस ऑफ 5 न्यूटन कैसे लिखोगे, उसका तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा ना। तो ये जो माइनस है, ये बता रहा है कि भाई उल्टा कर दिया, उल्ट पुल्ट कर दिया, उल्ट पुल्ट कर दिया, उल्ट पुल्ट कर दिया, इस वेक्टर को जस्ट उल्टा कर दिया, इस वेक्टर को जस्ट उल्टा कर दिया। और जैसे हमने ये किया था कि 3 का उल्टा हमने प्लस कर दिया 5 में, तो हमें मिला 2। वैसे ही अब ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर के उल्टे को प्लस कर दो, और प्लस करना तुम्हें आता है पैरेललोग्राम लो, इसको कंप्लीट कर दो पैरेललोग्राम, ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनके भी ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, पूरा एंगल 180 है, लीनियर पेयर से 9वीं कक्षा में पढ़ा। तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, ठीक है। गणित और भौतिकी का मेल, यहाँ पे हम इसमें कमेंट अगर करें तो गणित और भौतिकी का मेल, ये सब चीजें हिंदी में बोलने में अच्छी लगती है। जैसे गणित और भौतिकी का मतलब इसको बोल लो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। तो भैया ये जो डायगोनल है बीच में से, ये पैरेललोग्राम लॉ बन गई, इसका उल्टा कर दिया बी वेक्टर का। अब हम कह रहे हैं कि इसके उल्टे को इसमें प्लस कर दो, तो मैं माइनस आ जाएगा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। तो ये उल्टा अगर कर दिया तो ये पैरेललोग्राम लॉ, ये जो पैरेललोग्राम लॉ है, इसको बनाने के लिए हमें पैरेललोग्राम चाहिए, वो बना दिया। हमने बोला इनके बीच का जो डायगोनल होगा वही इनका रिजल्टेंट होगा, दोनों के प्लस का, मतलब वही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। ये हमने जाना था पिछले वाले वीडियो में। और प्लस करना तो मैं अच्छे से आता है। प्लस करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम से एक वो निकाला था फॉर्मूला, कि अगर सी वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा पिछले वाली वीडियो में, पूरा एक्सप्लेनेशन पाइथागोरस थ्योरम से आई है ये चीज। अब ये तुमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तुम्हें डायरेक्शन भी चाहिए, तो ये कुछ एंगल यहाँ से अल्फा बना रहा होगा, यहाँ से नहीं चाहिए कोई बात नहीं, यहाँ से ले लो एंगल बीटा। तुम्हारे पास तीनों साइड आ गई ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर बाहर से देखें तो tan अल्फा लगा लो, उससे अल्फा की वैल्यू कंपेयर कर लो, तुमको अल्फा एंगल आ जाएगा। जितना ज्यादा एंगल टिल्टेड होगा, जितना ज्यादा एंगल बड़ा होगा, उतना ज्यादा इसका डायरेक्शन होगा। अगर ये एक एक्सिस है, इस पे एक और कोई मैंने लाइन समझ लो, अगर समझने के लिए एक लाइन अगर इसके ऊपर लिटा दी, तो अभी एंगल 0, इसको थोड़ा सा ऊपर किया, मान लो 45 इसको पूरा कर दिया 90, तो मतलब ये पूरा जब 90 पे है तब ये नॉर्थ पे है, अगर इसको ईस्ट मान ले तो। यही इससे पहले कौन सा वाला था, वो पहला वाला जो था वेक्टर का, उसमें बताया था, ठीक है।
तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी यदि करना हो एडिशन के साथ साथ तो कर सकते हो पैरेललोग्राम लॉ के साथ। ठीक है, ये पहले वाले वीडियो में हमने देखा। आज का जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। बस इस चैप्टर में यही है, तुम वेक्टर के छोटे मोटे जो फंक्शंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही पढ़ते रहोगे। अगर अच्छी किताब से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी में तो है ही नहीं चैप्टर, अगर कोई अच्छी किताब से अगर पढ़ रहे हो जैसे एचसी वर्मा है तो ये वीडियो अगर देख रहे हो तो वो भी कवर हो रहा है साथ में। तो अगर नहीं भी है तो हाँ, वीडियो से काम चला लो। यही है इस चैप्टर में कि सब्ट्रैक्शन बताएंगे, एडिशन बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के 3 फ्लेवर्स हैं। पहला कि वेक्टर मल्टीप्लाई हो, वेक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड with a number पहला फ्लेवर क्या, वेक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ अ नंबर। फिर एक केस आता है कि वेक्टर वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो, वेक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ अनदर वेक्टर। हैं ये वैसे 2 ही फ्लेवर्स, लेकिन इसमें 3 ये इसलिए क्योंकि इसका भी एक और वर्जन। ठीक है, वो कैसे अभी समझोगे। तो वेक्टर गेट्स मल्टीप्लाइड विद अ नंबर, वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, कैसे निकालोगे, क्या करोगे। वेक्टर को किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये सब चीजें हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो पहला फ्लेवर है इसको खाना नहीं है, इसको समझना है। तो ये जो पहला फ्लेवर है, ये जो पहला टॉपिक है, इसको समझ लें अगर अलग से तो बात कुछ बनेगी। तो पहला हमने लिखा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर। कोई एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर, उसका मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, स्केलर बोल लो या नंबर बोल लो, क्योंकि स्केलर में डायरेक्शन तो है नहीं, वैल्यू है। तो क्या मान ले, नंबर के मान ले, नंबर क्या मान ले, के। तो ए वेक्टर इंटू अगर के में करूं तो मुझे सीधी सी बात है कि वेक्टर ही आएगा। मुझे सीधी सी वेक्टर बात है कि वेक्टर ही आएगा। मान लो सी वेक्टर आया, के को मल्टीप्लाई करके सी वेक्टर आया। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ए वेक्टर है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कुछ डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। अब इसका मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया के से, के कोई भी नंबर, के कोई भी नंबर, तो के इंटू ए होगा जो मैग्नीट्यूड है इसका। इससे को लेना देना नहीं क्योंकि इसके पास भी नहीं है डायरेक्शन, नंबर है क्योंकि। तो के इंटू ए अगर करें तो वो जो सी वेक्टर होगा वो होगा ए के ए कैप। तो मतलब वेक्टर ये भी है सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या आ गया, ए के ए कैप, ये आ गया। मैग्नीट्यूड इसका हमने मल्टीप्लाई करके लिया नंबर को और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, लेकिन डायरेक्शन इसका वही होगा जो ए वेक्टर का था। डायरेक्शन इसका वही रहेगा जो ए वेक्टर का था, देख रहे हो, क्योंकि ए यूनिट वेक्टर अभी भी है, ये झुका नहीं। तो ये ए यूनिट वेक्टर अभी भी है, तो जो डायरेक्शन ए वेक्टर का था वही सी वेक्टर का होगा। अब ये एक बात हो गई। एग्जांपल अगर ले लें कि एक फोर्स है 5 न्यूटन, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। डायरेक्शन वही रहेगा 5 न्यूटन का, जो ओरिजिनल जो
वेक्टर था उसका जो डायरेक्शन था वही इसका भी रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन नहीं बदलता इसमें, मैग्नीट्यूड बदलता है। तो ये बात होगी नंबर की। अच्छा, नेगेटिव नंबर से करें मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें, इसी को अगर ले लें, अगर 5 न्यूटन फोर्स इंटू क्या ले लें -3, किसी माइनस के नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -15 न्यूटन। अब तुम समझ रहे होगे कि ये माइनस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड माइनस नहीं है, मैग्नीट्यूड हो ही नहीं सकता भाई, मैग्नीट्यूड माइनस हो ही नहीं सकता। 5 न्यूटन का फोर्स या क्या है इसमें 15 न्यूटन का फोर्स, उसको माइनस और 15 कैसे लिखोगे? अब या तो फोर्स लगाई तुमने या तो नहीं लगाई, या तो तुमने इसको धकेला या इसको नहीं धकेला, माइनस में धकेला, ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो ये जो -15 न्यूटन ये जो फोर्स है रिजल्टेंट, एक माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करके, ये माइनस हमें बता रहा है कि जो ओरिजिनल वेक्टर था उसका जो भी डायरेक्शन हो उसका जस्ट उल्ट उसका डायरेक्शन होगा। जैसे अगर ये 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो ये जो रिजल्टेंट आया -15 न्यूटन, ये इसके जस्ट उल्ट ये बता रहा है माइनस का साइन, ओरिजिनल वेक्टर के जस्ट उल्टा। ये होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर। अब वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड में बदलाव होगा। अगर माइनस से कर दिया मल्टीप्लिकेशन तो उसका डायरेक्शन बस उल्टा हो जाएगा, बाकी चीजें जो मैग्नीट्यूड है वो तो वैसे लिखोगे। 5 गुणा 3 कितना 15, वो तो वैसे लिखोगे 15। और पॉजिटिव से अगर करो तो डायरेक्शन वही होगा, डायरेक्शन वही होगा। अगर जैसे लिख दे 5 न्यूटन है ना इंटू 2 तो 10 न्यूटन। इस सेकंड केस में 5 न्यूटन, तो ये जो रिजल्टेंट आया 10 न्यूटन, इसका भी वही रहेगा डायरेक्शन, क्योंकि ए कैप अभी नहीं बदला है ना, इसका यूनिट वेक्टर अभी नहीं बदला, बस मैग्नीट्यूड बदला है। डायरेक्शन बस इसमें उल्टा हो जाएगा जब माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो, और वो भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा माइनस, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर, ठीक है। तो वो जो दूसरा फ्लेवर था वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। अब इसके भी 2 पार्ट्स। पहला पार्ट क्या कि ए वेक्टर अगर है बी वेक्टर से गुणा कर दो, इसमें डॉट लगाते हैं। ए वेक्टर अगर है बी वेक्टर से गुणा कर दो तो वो जो वैल्यू आएगी वो स्केलर होगी, है ये भी होता है, हाँ ये भी होता है। 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया स्केलर, कोई डायरेक्शन ही नहीं। स्केलर का क्या मतलब है, नंबर है बस, वैल्यू है। कोई 50 किलो मास तो 50 किलो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसे कोई मास को थोड़ी ना बताते, बस 50 किलो मास है तो है। तो स्केलर का मतलब यही था, है ना, बस मैग्नीट्यूड होना चाहिए या वैल्यू होना चाहिए या मोर प्रिसाइजली नंबर होना चाहिए। तो 2 वेक्टर्स का हमने मल्टीप्लाई जब किया हमें स्केलर प्रोडक्ट भी मिल सकता है, और इन्हीं का इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इन्हीं का अगर किसी नए तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें एक और वेक्टर मिल सकता है। क्या बोलते हैं इसको, ये बी वेक्टर था ना, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का अगर हमने किया मल्टीप्लिकेशन तो हमें एक नया वेक्टर भी मिल सकता है। ये 2 केस है, ये 2 केस है, ठीक है। इन्हीं को देखना, पहले स्केलर को देखो फिर इसको देखो वेक्टर को, इन्हीं 2 को हमें इसमें कवर करना है, ठीक है। पहला केस याद है तुम्हें,
ए वेक्टर का मल्टीप्लाई बी वेक्टर से तो स्केलर मिला। इसको बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमें जो क्वांटिटी मिली वो स्केलर क्वांटिटी है, बस उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन नहीं है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं इसको। ये जो डॉट है ये अलग ही ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये अलग ही ऑपरेटर है डॉट, इसलिए वो बोलते हैं इसको डॉट प्रोडक्ट। बात समझ रहे, डॉट प्रोडक्ट हमने किया तभी हमें कुछ वैल्यू आई, स्केलर मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं, समझ, सब जगह पे आप कोई डायरेक्शन नहीं, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है डॉट, ये जहां भी लिखा होगा मतलब समझ जाना स्केलर आएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये कैसे आता है वो समझना है, स्केलर वैल्यू कैसे आएगी ये समझना। इसका फॉर्मूला देखो पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करें तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। अगर इसको ग्राफ में अगर बनाए तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बीच में कुछ एंगल थीटा होगा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। बस ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। फील नहीं आ रही, समझ में नहीं आया बी कॉस थीटा क्यों लिख रहा है, ये टकला बी कॉस थीटा क्यों लिख रहा है, ये समझ में नहीं आया, ए क्यों लिखा है इसने। तो उसको एग्जांपल से समझो, देखो देखना ध्यान से, कोई खिलौना है, अगर खिलौना है, ये जैसे बनाऊं मैं अगर इधर, खिलौना अगर है इसको रहने दें, अगर ये खिलौना है, अगर मुझे धकेलना है इसको, देखो ये साक्षात आ गया आपके सामने, ठीक है। ये अगर है, इसे धकेलना है मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे इसको धकेलना है, इस एक्सिस पे अगर ये खड़ा है, ये हाथ, इसको हाथ को मान लो एक्सिस, इसको धकेलना है मुझे, इसको पुश करना है, ये हट हट हट, इसको पुश करना है मुझे, तो मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या बोला, जब ये इस एक्सिस पे बैठा है अगर, और उसे मुझे पुश करके यहाँ कहीं पहुंचा देना, मान लो यहाँ पहुंचा देना है बी पॉइंट पे, ए पॉइंट बीच में रखा है, इसको बी पॉइंट पे मुझे पहुंचाना है, यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा, तो एक चीज समझ रहे हो, ये जब मूव करेगा यहाँ बी तक, जब ये पहुंचेगा, ये जब बी तक पहुंचेगा, वो फोर्स तो आपने लगाई, चलो ठीक है, लेकिन जो फोर्स आपने लगाई इसको बी तक पहुंचाने के लिए,
वो फोर्स तभी तक ठीक रहेगी, वो फोर्स तभी तक आपके यूजफुल रहेगी जब तक आप इस एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाओगे, मतलब यहीं पे लगाओगे। अगर इसी के अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग यहीं पे लगाओगे, अगर तुमने यहाँ लगा दी तो ये तो ऊपर चला, उछल उछल जाएगा, ये तो हाइट गेन हो जाएगी। तुमने यहाँ लगा दिया अगर तो ये तो यहाँ चले जाएगा। हमें तो बी पॉइंट पे पहुंचाना है, ये ए पे पहुंच जाएगा। तुमने अगर प्रेस कर दिया ऊपर से तो ये दब जाएगा बेचारा। तो समझ रहे हो, बी पॉइंट पे अगर पहुंचाना है इसको, बी पॉइंट पे अगर इसको पहुंचाना है तो वो जो फोर्स लगाओगे तुम वो इसी डायरेक्शन में होगी, वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, हम जिसे बोलते हैं वर्क डन। कितना काम किया, वर्क डन, ये बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या लेंथ बोल लो, कुछ भी बोल लो, रेडियस बोल लो। वर्क डन मतलब कितना काम किया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब इसे यहां तक पहुंचाने में कितना काम किया, ये डिपेंड करेगा कि वो जो फोर्स आपने लगाई इसी डिस्टेंस के अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग, वही हमें बताएगी कितना काम हुआ इसको बी तक पहुंचाने में। वर्क डन इसको बोलते हैं। ठीक है। हम ये मान लेते हैं जब ऐसी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि जो फोर्स आप लगाओगे वो एग्जैक्टली इस एक्सिस पे नहीं होगा, एग्जैक्टली यहीं का यहीं नहीं होगा, थोड़ा सा हेरा फेरी हो सकती है। जैसे यहाँ हो थोड़ा सा, मतलब इसका मुंह यहाँ पे हो, थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्टली इस एक्सिस के अलोंग आप फोर्स लगाने से चूकेंगे, ये हम मान लेते हैं जब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब कुछ शायद थोड़ा सा भाग नीचे की ओर आपने लगाया होगा फोर्स। कहाँ गया, ये रहा, देखो ये देखो, एक्सिस के अलोंग इसको पहुंचाना है यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये मान लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने यहाँ नहीं लगाया होगा, एग्जैक्टली हमने यहाँ ऐसे एक्सिस के अलोंग नहीं लगाया होगा इसको पहुंचाने के लिए, कुछ शायद थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाया होगा, शायद थोड़ा सा हेर फेर थोड़ी सी चलती है, इंसान है रोबोट थोड़ी, तो थोड़ी सी हेर फेर चली तो ये शायद ऊपर चला गया होता, कुछ फोर्स ऊपर लगी होगी, थोड़ी सी हेर फेर ये नीचे दब रहा है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि एग्जैक्टली आपने एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं लगाई होगी। ठीक है, वहीं से हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, वहीं से हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। जैसे इसी सिचुएशन को अगर बना लें, ये जो डिस्टेंस है, या इसको डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन भी है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अगर ए वेक्टर बोल दूं, इसको ए वेक्टर अगर बोल दूं, इसको बोल दूं बी वेक्टर, तो मैंने कहा कि एग्जैक्टली इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग मैंने फोर्स नहीं लगाई, थोड़ी सी ऊपर लगाई, देखो थोड़ी सी ऊपर लगाई, थोड़ी सी हेर फेर करके ऊपर। ठीक, तो ऐसे कुछ बनाएंगे, इसको बी वेक्टर थोड़ा सा ऊपर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर थोड़ा सा ऊपर, देखा ना, ए वेक्टर ये बी वेक्टर थोड़ा सा ऊपर। इसे यहां पहुंचाने के लिए बी पोजीशन पे, इसे बी पोजीशन पे पहुंचाने के लिए जो ये फोर्स मैं लगा रहा हूं बी वेक्टर से, जो ये नेट फोर्स में बी वेक्टर से लगा रहा हूं, उसका उतना ही पार्ट काम में आएगा जितना हमने डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगाई फोर्स। मतलब पूरी फोर्स तो आपके काम में नहीं आएगी क्योंकि आप ऊपर लगा रहे हो, जितनी इसके अलोंग होगी, कुछ थोड़ा सा भाग तो यहाँ भी होगा ना, रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर से याद करो। ऐसे ये अगर बी वेक्टर है तो कुछ भाग इसका यहाँ होगा बी एक्स, और कुछ भाग इसका यहाँ होगा बी वाई, तो हमें इसको यहाँ पहुंचाना है, एक्स एक्सिस के अलोंग पहुंचाना है मान लो, तो उतनी फोर्स ही काम आएगी जितनी एक्स एक्सिस के अलोंग सही में लग रही है, जितनी एक्स एक्सिस के अलोंग सही में लग रही है फोर्स उतनी काम में आएगी। पूरी तो आ नहीं सकती क्योंकि तुम एकदम इसके सर पे लगा रहे हो फोर्स, एकदम ऊपर पहुंचा रहे हो उसको, पूरी काम में कैसे आएगी। तो उतनी चाहिए हमें कि जितनी इस एक्सिस के अलोंग वही काम में आएगी इसको बी पोजीशन तक पहुंचाने के लिए।
तो अब वो कैसे निकालोगे, अब वो कैसे निकालोगे, ये कितना है यहाँ पे, ये कितना है यहाँ पे। भाई वर्क डन अगर हमें निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ पे रखने के लिए वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तुम इसका वो ले लो रियल लाइफ एग्जांपल। वर्क डन क्या है, स्केलर है, फोर्स और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर है ना। तो अगर वर्क डन निकालना है इसको यहाँ रखने के लिए बी पोजीशन पे, तो मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए, लेकिन उतनी फोर्स चाहिए जितनी इसके अलोंग हो, इस ए वेक्टर के अलोंग हो, इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो, उतनी ये बी वेक्टर फोर्स चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, वो देखो, इस ए वेक्टर को, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर एक्स एक्सिस मान लें, एक एक्स एक्सिस इसको मान लें और एक परपेंडिकुलर यहां से बना दें इसके वाई एक्सिस, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस बोल के ए वेक्टर पे बना दिया, ठीक। अब फिर से तुम्हें याद आना चाहिए री सोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आइला जादू, री सोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। पहले वाले, इससे जो पहले वाला था उसमें हमने देखा री सोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी तिरछे में है तो कुछ कंपोनेंट x में, कुछ कंपोनेंट y में, तो यहां से निकाल लो इसका कितना भाग x में होगा। तो पहले तो ये और एक थोड़ा सा परपेंडिकुलर बना लो 90 डिग्री, ये एंगल कुछ होगा, अल्फा होगा या थीटा, ही ले लो उसको, थीटा होगा, थीटा होगा। तो इसका कितना भाग यहाँ पे आएगा ए वेक्टर के अलोंग, ये ए वेक्टर है, इसका कितना भाग ए वेक्टर के अलोंग आएगा या एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, वो होगा बी कॉस थीटा। ये पढ़ा था, बी कॉस थीटा, ठीक। तो मुझे मिल गया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर ये जो एक्सिस है, इसके अलोंग ये जो फोर्स है वो होगी बी कॉस थीटा। तो अगर इसको लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वेक्टर टर 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 की टर वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लिख दें तो हम अभी हमने देखा कि ए का मैग्नीट्यूड, जो फॉर्मूला था ना अपने पास, यही ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी कॉस थीटा, इसका हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया कि हमें एक ही एक्सिस के अलोंग, एक ही डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स इनटू इसका मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड करना है। तभी हमारे पास वर्क डन आएगा कि इसको यहां पहुंचाने के लिए वर्क डन कितना हुआ। वर्क डन क्या है, एफ इंटू एल ले लो इसको, चलो एफ इंटू एल लेंथ, या डी ले लो डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी। तो एक ही डायरेक्शन में चाहिए फोर्स, एक ही डायरेक्शन में चाहिए फोर्स, ये स्केलर है, ये दोनों वेक्टर्स हैं। देख रहे हो, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर। तो एक ही डायरेक्शन में चाहिए थी फोर्स डिस्टेंस के अलोंग, वही फोर्स तो यूजफुल होगी इसको यहां से वहां पहुंचाने के लिए। तो हमने वो निकाल लिया कि ए वेक्टर के अलोंग, ये ए वेक्टर माना था हमने डिस्प्लेसमेंट, इसके अलोंग जो इसका भाग होगा, इसका जो भाग होगा इस फोर्स का, बी वेक्टर की फोर्स का जो इसका भाग होगा वो होगा बी कॉस थीटा। हमें दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वर्क डन आ गया जो कि स्केलर क्वांटिटी। ये होता है डॉट प्रोडक्ट, कि दो के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो और आंसर पाओ स्केलर में, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए दोनों मैग्नीट्यूड, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक। यहाँ से हमारे पास आ गई एक बहुत बढ़िया रिलेशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। रियल लाइफ इसके वो चाहिए अगर तुम्हें एप्लीकेशन, तो यही वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन क्या है, स्केलर, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें उतनी चाहिए जितनी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो इससे आ जाएगा, ठीक। नोट करना, नोट कर लो।
तो हमारे पास भाई बहुत बढ़िया सी एक रिलेशन आ गई कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और ये एक स्केलर चीज है, मतलब बस मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, हर जगह व्याप्त, हर जगह व्याप्त, बिना किसी एक डायरेक्शन में। समझिए, ये हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा जो इनका मल्टीप्लिकेशन है उसको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट है यहाँ ऑपरेटर। ठीक, ये चीज हमारे पास आ गई ए बी कॉस थीटा। अच्छा, वेक्टर्स में अभी तक हम पढ़ रहे थे, जैसे रीसोल्यूशन हमने देखा, हमने सब्ट्रैक्शन देखा, हमने एडिशन देखा, हमने देखा हर एक चीज इसकी स्पेशल है। तो ये जब हमने निकाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, तो इसको सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई इसमें और कुछ हेर फेर तो नहीं है? वो जानने के लिए हमें कुछ लॉ दे दें कि नहीं ऐसे हेर फेर नहीं है, नॉर्मल है ये भी। जैसे हमें दे दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो ये फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब तुम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, बात एक है, बात एक है, बात एक है। ठीक है, और क्या? और ये करता है फॉलोस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और हमारे पास है कि ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ए वेक्टर अगर है, इसका डॉट अगर करना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको यूं भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब इसको तोड़ भी सकते हो। ये होती कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बातें। ये बात हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझना। ठीक है, अच्छा, यूनिट वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। अभी देखना, एक्स और वाई यूनिट वेक्टर के बारे में हमने देखा कि एक्स और वाई एक्सिस के अलावा कुछ यूनिट वेक्टर हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। वो कैसे किए हैं इससे पहले वाली वीडियो में देख लो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलावा क्या है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलावा क्या है? जे कैप। 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं तो एक डायमेंशन और होता है, एक एक्सिस और होती है जेड एक्सिस। इसके अलावा भी हम बोल दिया हमने के कैप होगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा, ये सब परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। जैसे कमरे में बैठे हो जिसमें, उसके कोने में देखना, 3 एक्सिस देखेंगे, वाई एक्स जेड, सेम, तो तीनों वो परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक, ये भी परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, एक्स वाई और जेड, आई कैप जे कैप के कैप। मुझे बताओ कि ये आई कैप जो है यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर ही है, बस इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन भी है आई कैप। ये एक्स एक्सिस क्या हो, ये सभी एक आई जे के, ये सब क्या है? वेक्टर है। मुझे अगर आई कैप इंटू जे कैप करना होगा, मुझे अगर आई कैप इंटू जे कैप करना होगा तो क्या करूंगा? फॉर्मूला था मेरे पास आई जे कॉस थीटा। आई जे इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? 1। जे कैप का भी क्या है? मैग्नीट्यूड 1। कॉस थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 क्या होगा? कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये क्या हो गया? 0। मतलब आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर 0। ठीक है, वैसे किसी के साथ भी कर लो, जे वेक्टर इंटू के वेक्टर कर लोगे तब भी 0 आएगा। आई वेक्टर इंटू के वेक्टर, ये भी 0 आएगा।
क्योंकि बीच में एंगल 90 डिग्री है, वही तो खेल बिगाड़ रहा है ना। तो हम खेलेंगे ना, हम खेलने देंगे तुम्हें। तो वैसे cos 90 जीरो होता तो सबको जीरो कर देता है। देखो ना, सबके बीच में एंगल 90। तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर करोगे तो जीरो आएगा, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर अगर करोगे तो जीरो आएगा। वैसे आई कैपिटल डॉट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डॉट वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। तो आई डॉट के ये भी जीरो। ठीक है, एक चीज और देखो, आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर अगर कर दूं, आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर ही कर दूं, अरे डॉट प्रोडक्ट है यार, बार बार देखो, आई डॉट आई कर दूंगा, अरे ये जो आई वेक्टर है इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर कर दें तो क्या होगा, आई इंटू आई होगा, जो मैग्नीट्यूड है इनका आई इंटू आई होगा। और इनके बीच में एंगल क्या है, देखो आई वेक्टर इसका इसी के साथ, तो इसका इसी के साथ कोई एंगल तो बन ही नहीं रहा, तो मतलब cos 0, मतलब cos 0 डिग्री। इनके मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 इंटू 1, और cos 0 क्या होता है 1, तो मतलब 1। आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर 1। वैसे ही जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर अगर कर दो तो 1 इंटू 1 मैग्नीट्यूड एक, और बीच का एंगल भी cos 0। देखो ना, जे वेक्टर इसका इसी के साथ एंगल क्या है, कुछ नहीं, 0 है, तो cos 0, तो cos 0 क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1। वैसे ही के वेक्टर डॉट के वेक्टर ये भी आ जाएगा 1। समझ रहे, मतलब आपस में अगर करोगे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर अगर करोगे तो 0, क्योंकि cos 90 0। वैसे ही इनका इन्हीं के साथ करोगे आई वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर तो 1 सबके केस में। ये चीज ध्यान रखना अभी, क्योंकि काम आएगी। एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट कभी पढ़ा, उसमें ये देखा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर कर दें तो होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, मुझे अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिए, कंपोनेंट फॉर्म में मतलब रीसोल्यूशन ऑफ वेक्टर से आते हैं कंपोनेंट, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, या अगर 3D में है तो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फॉर्म में आते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में आते हैं। उसी कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें दे दिया अगर, तो अच्छा ये लिखते कैसे कंपोनेंट फॉर्म, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है तो उसका कुछ कंपोनेंट ए एक्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, फिर प्लस बी एक्स। तो ये दो छोटे वेक्टर्स के मेल से एक बड़ा वेक्टर मिला ए वेक्टर। ऐसे ही करते हैं ना, जैसे बना लो अगर, ये देखो ए वेक्टर है, इसका कुछ भाग ए एक्स होगा, इसका कुछ भाग वाई में बी वाई होगा, एक्स नहीं बी वाई होगा, ये बी वाई होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप। मतलब मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट वेक्टर भी है, यही दो चीजें तो चाहिए वेक्टर को बनाने के लिए। मतलब ये दो छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, हम इन्हें इसे इसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं ए वेक्टर को, मतलब इन दो छोटे वेक्टर्स के मेल से ये बड़ा वेक्टर बना ए वेक्टर। समझ में आ गया? तो एक इसको ऐसे लिख दिया कंपोनेंट फॉर्म में। और अगर दिया है बी वेक्टर, इसको लिख लो बी एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस बी वाई इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। ये कंपोनेंट फॉर्म में हमें दे दिया। हमें निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका। हमें एंगल नहीं पता, वो जो थीटा है बीच में,
तो ये एंगल थीटा है वो हमें नहीं पता। अब कैसे निकालोगे? वैल्यूज रख लो, अगर इसकी वैल्यूज अगर रख लो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, तो इसको ऐसे लिख लो ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना बी वेक्टर से, तो बी वेक्टर को भी लिख लो ऐसे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख लिया, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसमें लिख सकते हैं ऐसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखना, लिख यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब लिख सकता है, लिख सकता है। वैसे यहाँ पे देख ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, ये छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे वेक्टर्स हैं। जैसे ए वेक्टर अगर है तो ये इन दो छोटे वेक्टर्स के मेल से बना, इनके मेल से बना, मतलब ये दो छोटे छोटे वेक्टर्स हैं ये सब। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कर सकते हैं ये वाली। तो इसको लिखो, फिर पहले इसका इसके साथ और इसी का इसके साथ भी लिखो, फिर इसका इसके साथ, फिर इसी का इसी के साथ लिखो ए एक्स आई के डॉट बी एक्स आई के, ठीक है। फिर प्लस ए एक्स बी वाई, नहीं ए एक्स आई कैप डॉट ए वाई या बी वाई जे कैप, है ना। अब ये इसका इसी के साथ, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, तो लिखो फिर बी वाई जे कैप और बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी वाई जे कैप। ये तो एक ही चीज हो गई, चलो इसमें डैश मार दें, इसको थोड़ा अलग दिखे इसलिए, ठीक है। नहीं ये बी थोड़ी होगा, नहीं ये बी नहीं होगा, ये देखो ये ए होगा, ए है ना, ये ए होगा, यहाँ पे ए बना लो, इसको फिर बना लो, क्या होगा इसको बना लो ए, ये आ गया। अब देखना यहाँ तक हमने काम कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, है ना, कर लिया ना, नोट्स बना रहा ना तू, सत्संग तो नहीं देख रहा, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के खोल दिया। अब देख ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप, अभी हमने देखा कि आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो ये आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर 1 आ गया, तो मतलब ये क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ए एक्स बी एक्स बन गया, ठीक है। फिर देखा हमने ए एक्स आई कैप डॉट ए वाई जे कैप, हमने देखा था ए अगर है यूनिट वेक्टर अगर है आई कैप, इसका अगर डॉट कर दो जे कैप से तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि बीच का एंगल 90 और cos 90 0। तो ये अगर 0 हो गया आई कैप डॉट जे कैप, ये अगर 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो मतलब 0 खत्म, बात खत्म। 0 है तो इसको क्यों लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो, या तो 0, अच्छे बच्चे हो अगर मैडम की बात मानने वाले तो इसको 0 अगर लिख लो। वैसे यार 0 ना भी लिखो तो बात समझ में आती है कि आई कैप डॉट जे कैप अगर करो तो cos 90 से 0 हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, ये 0 हो गया। तो ये है ए वाई जे, या फिर क्या ये आई कैप है ना, तो ए वाई आई कैप और बी एक्स आई कैप,
या ये जे लिया था ना अपन ने, ए वाई जे के, हाँ तो ये जे होगा, ये जे होगा। यहाँ पे भी वही जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर 0 होगा, बीच में एंगल 90 cos 90 0, तो ये भी खत्म, हट 0, ये भी लिखना हो लिख लो, 0 ना लिखो तो भी चलेगा। अब है ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप, तो जे कैप का जे कैप के साथ ही मतलब 1 आएगा। अभी प्रूफ किया था ना इससे पहले, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं इनको, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये अगर 1 है जे कैप डॉट जे कैप, तो मतलब ये हो जाएगा ए वाई बी वाई। तो ये हमारे पास एट द एंड फॉर्मूला निकला कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें निकालना है, एंगल थीटा नहीं दिया, हमें कंपोनेंट्स दे दिए, तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। अभी पूरी डेरिवेशन करी इसकी, इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर जेड एक्सिस में भी दे दिया हो, जेड एक्सिस में भी कुछ कंपोनेंट दे दिया हो, मान लो ए जेड और बी जेड, हाँ तो आगे ए जेड प्लस बी इंटू बी जेड कर दो, प्लस कर दो, जेड एक्सिस का आ जाएगा। पर अगर नहीं दिया तो वाई तक रहने दो, ठीक है। ये चीज हमने करी, मतलब हर बार थीटा एंगल नहीं चाहिए, स्केलर है, ठीक है, हर बार थीटा एंगल नहीं चाहिए। कंपोनेंट्स भी अगर दिए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लो, आंसर बात, ठीक है। लिखना है भैया लिख लो। ठीक है, लिख लिया। ये बात थी डॉट प्रोडक्ट की, मतलब दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई मैंने किया तो मुझे स्केलर आया या वर्क डन आया, अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से अगर डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है। ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। दो वेक्टर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करो कि जो रिजल्टेंट आए वो भी एक वेक्टर हो, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर दे, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मेरे प्रिय आत्मन सी वेक्टर दे, ठीक। ये जो ऑपरेटर है ये एक्स है, क्रॉस है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कहना, हाँ कह सकते हैं, तो इसको क्रॉस बोला जाता है अच्छे से। ये क्रॉस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। इससे पहले वाले केस में क्या देखा था हमने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर करें तो कुछ स्केलर वैल्यू आएगी, मान लो के, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन बी वेक्टर से कोई एक वेक्टर ही देगा, सी वेक्टर। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा है। और इसका कुछ डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मान लो के कैप मान लो इसको, या चलो ए कैप मान लो, ए कैप मान लो, ठीक, ए कैप मान लिया। भाई यूनिट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड भी है, तभी तो ये सी वेक्टर एक वेक्टर है। देखो ग्राफ में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, बीच में एंगल थीटा, तो ए इंटू बी, इसका वो मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, बी साइन थीटा, साइन थीटा क्यों अभी समझ में आएगा। और कुछ डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट इसका सी वेक्टर का, तो उससे हमने ए क्रॉस बी सी वेक्टर निकाल लिया। अब एक बात समझना, ये दोनों वेक्टर्स एक प्लेन में है, एक प्लेन में है मतलब एक ही ग्राउंड में है,
एक ही ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हैं। जैसे ये कोई ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, दोनों इसी में है, ऐसे पड़े हुए। देखो यहाँ पे अगर ये हैं दो वेक्टर्स, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये ऐसे अगर हैं, बीच में एंगल थीटा बना रहे हैं, ये ऐसे पड़े हुए हैं किसी ग्राउंड पे। ऐसे पड़े हुए हैं किसी ग्राउंड पे, ये देख लो, ठीक है, ऐसे पड़े हुए हैं किसी ग्राउंड पे, ठीक है, बीच में एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, बीच में एंगल थीटा बनेगा। तो हमें ये बात बताई गई कि जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो उससे जो सी वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर इनके क्रॉस से हमें सी वेक्टर मिला, सी वेक्टर अगर मिला तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। अब देखो, देखो दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक, ये आ गया। इसी से हम लाए साइन थीटा, इसी से हम लाए साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात हो रही ना, इसलिए साइन थीटा, ठीक। अच्छा, इसका कुछ डायरेक्शन होगा। आपने ये तो बोल दिया कि बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है ये और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है ये। अब ये बताओ, ये तो ऊपर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, या तो इसको नीचे अगर बना लें, नीचे अगर इसको बना लें तो ये नीचे से भी तो परपेंडिकुलर होगा दोनों के। नीचे मान लिया, लो क्या कर लोगे, नीचे बना लिया, अब क्या करोगे, परपेंडिकुलर अभी भी बना रहा है, अब क्या करोगे। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि जो सी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो सी वेक्टर है, तो ये मैग्नीट्यूड इनटू कुछ हमने यूनिट वेक्टर उसका मान लिया, तो उससे सी वेक्टर आया। कोई वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, मतलब उसका यूनिट वेक्टर, तभी आके एक वेक्टर बनता है ना। वैसे ही हमने ये निकाल लिया। लेकिन बात ये है कि भाई वो ऊपर भी तो हो सकता है, ऐसे सीधे भी तो हो सकता है, वैसे नीचे भी तो हो सकता है, ऐसे सीधे भी तो हो सकता है और ऐसे नीचे भी तो हो सकता है। दोनों केस में परपेंडिकुलर बना रहा है, दोनों वेक्टर से, ए वेक्टर से बी वेक्टर से। ये आपने बोला ना कि जैसे जो सी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर का, और वही सी वेक्टर, कोई और नहीं, वही सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या है, सीधे ऊपर कि नीचे। ये प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, जैसे ये पूरा प्लेन है, जैसे इस पर ये एक वेक्टर रखा है, ये एक वेक्टर रखा है, ये एक वेक्टर रखा है। तो मैंने कहा कि एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये सीधे भी तो हो सकता है, या ये नीचे भी हो सकता है, ऐसे नीचे भी जाएगा, या ये सीधे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों केसेस हैं, ऊपर हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अब सर उसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वो निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अब वो क्या है देखो, अभी सी वेक्टर को भूल जाओ, क्योंकि अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता ऊपर है कि नीचे, इसको भूल जाओ अभी इसको भूल जाओ। मैंने किया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने किया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमने किया था, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं किया था, हमने किया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, जो पहला वेक्टर है ए वेक्टर, वहां अपना हाथ ऐसे रख लो, अपना हाथ ऐसे रख लो पहले वेक्टर की ओर,
फिर दूसरा क्या है, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर की तरफ ले जाओ अपनी इन चारों उंगलियों को, इस ए वेक्टर से, पहले वेक्टर से बी वेक्टर की ओर ले जाओ अपनी चारों उंगलियों को। ये देखो कर्ल हो गई, बी वेक्टर की ओर जा रहे। तो बी वेक्टर की ओर जाते जाते क्या हमें पता चला, ये जो थंब है, ये जो अंगूठा है, इसे कर्ल करते करते हमें क्या पता चला कि ये जो अंगूठा है ये ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर है। उससे हमें पता चला कि हाँ सी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऊपर की ओर होगा, और हाँ परपेंडिकुलर तो दोनों वेक्टर के होगा। मुझे अगर बोला जाता कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर करो, तो मैं पहले वेक्टर की ओर रखता हाथ को। ये तो भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया। अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अगर कहा है तो बी वेक्टर के अलोंग हाथ को रखता अपने, ये हाथ को रखा, और दूसरे वेक्टर के अलोंग जाना है मुझे, तो ए वेक्टर के अलोंग उंगलियां बंद कर ली, उंगलियां बंद कर ली, ये उंगलियां बंद कर दी। तो देख रहे हो बंद करने पर ये जो अंगूठा है ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के नीचे है ये, तो मतलब सी वेक्टर नीचे होगा, मतलब सी वेक्टर नीचे होगा। स्क्रू रूल भी है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, हमने राइट हैंड थंब रूल इसमें यूज किया। ठीक है, एक चीज समझ में ये आई, बात तो हमने शुरुआत में क्या कही थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो सी वेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते थे कि ए वेक्टर का डॉट विद बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर के डॉट ए वेक्टर से, एक ही बात होगी दोनों। कम्यूटेटिव लॉजिक थी हमारी वो। इसमें हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर दे रहा है, लेकिन ऊपर की ओर दे रहा है, और यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सी वेक्टर दे रहा है, ये भी सी वेक्टर दे रहा है लेकिन नीचे की ओर दे रहा है। तो मतलब दोनों केस इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि वेक्टर के यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन उल्ट पुल्ट है, डायरेक्शन उल्ट पुल्ट है, एक का ऊपर है एक का नीचे। कोई भी दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। यहाँ ऊपर जा रहा है यहाँ नीचे जा रहा, फाड़, यहाँ ऊपर जा रहा है यहाँ नीचे जा रहा, कैसे बोलोगे इक्वल? तो इससे समझ में आई कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को नहीं करता फॉलो। ठीक है, लिख लो उसको, लिख लो। लिख लिया। अच्छा, दो चीजें और जान लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हमें पता है इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ये तो इक्वल नहीं होगा, ये तो हमें पता है। एक चीज और जान लो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो तो करता है, कम्यूटेटिव नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो है। कि अगर मैं लिख लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वहाँ डॉट प्रोडक्ट की तरह ये भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होगा। ठीक है, ये था क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जीरो वेक्टर का। जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड में जीरो, जीरो इन मैग्नीट्यूड। तो इसको लिखते कैसे पता है? जीरो के ऊपर एरो, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लो इसको, तो 5 न्यूटन फोर्स अगर मैंने बोला तो कुछ डायरेक्शन होगा इसका एक्स वाई जेड होगा।
लेकिन मैंने बोल दिया 0 न्यूटन। 0 न्यूटन का मतलब फोर्स ही नहीं लगाई। 0 न्यूटन का मतलब क्या, ये फैंसी तरीका है ये बोलने का कि आप फोर्स ही नहीं लगा पाए, आप फोर्स ही नहीं लगा पाए। 0 ब्रह्मचारी करो, ब्रह्मचारी करो, उससे ताकत आएगी, उससे ही आप फोर्स लगा पाओगे, है कि नहीं। यहाँ 0 न्यूटन मतलब फोर्स ही नहीं लगाई आपने, 0 न्यूटन कुछ नहीं है फोर्स। तो इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। आप 0 न्यूटन का क्या यहाँ ले लो, 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 कहीं भी ले लो, फोर्स तो लगा ही नहीं रहे ना तुम। तो इसलिए आपकी किताबों में लिखा जाता है कि 0 न्यूटन, ये जो 0 वेक्टर है इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड 0 है मतलब कुछ लगा ही नहीं रहे तुम। अरे थोड़ी मेहनत तो करो, आप लगा ही नहीं रहे फोर्स। बात समझ, 0 न्यूटन का फोर्स मतलब फोर्स लगा ही नहीं रहे तुम। अब मान लो कोई भी डायरेक्शन मान लो, उसका लगा ही नहीं रहे, जब बात ही खत्म हो गई। ये होता है 0 वेक्टर, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रीसोल्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। इसके बेसिस पे कुछ एक आध दो सवाल हमने इसमें देखते हैं। ये आपकी HC वर्मा से भी मैं कुछ सवाल लाया हूँ और कुछ खुद से भी बना के लाया हूँ, तो देखेंगे अगर कोई बढ़िया सा मिले इसमें। ये देखो, जैसे क्या करा है, 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स मतलब ऐसे सवाल देख रहे हैं कि जिसमें जो हमने अगर डिस्कस ना भी किया हो कॉन्सेप्ट तो इसमें समझ में आया। ये कह रहा है 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिट दी है क्या, नहीं दी, ठीक है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ। Find the angle between them. Find the angle between them. Find the angle between them when the net magnitude is 7 units. समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को। कह रहा है 2 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट और 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, उनके बीच का एंगल बताओ यदि उनका नेट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है। 7 यूनिट है, 7 यूनिट है, देख रहे हो। 4 + 3 सीधा सीधा इन्होंने कर दिया, 4 + 3 सीधा सीधा इन्होंने कर दिया, तभी 4 में 3 7। कह रहा नेट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। क्वेश्चन देखना है आंसर, कह रहा नेट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट और जो 2 वेक्टर थे उनका था 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो 3 और 4 को सीधे सीधे जोड़ दिया अन्य स्केलर की तरह। ये तो हो ही नहीं सकता वेक्टर्स में, या तो ट्रायंगल लॉ लगा या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, कुछ भी लगाओ, या तो कंपोनेंट्स दिए तो उससे अच्छा और कुछ है ही। 3 4 5 6 कोई भी वेक्टर जोड़ लो, लेकिन ऐसा हो सकता है कैसे, देखो। ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ट्रायंगल से, पैरेललोग्राम लॉ से, ये तभी हम यूज करते हैं जब जैसे 2 वेक्टर हैं, ये वेक्टर, ये एक और ले लो बी वेक्टर, डायरेक्शन इनका अलग अलग है, ये यहाँ भग रहा है ये वहाँ भग रहा है, डायरेक्शन दोनों का अलग है, आप कैसे प्लस करोगे। तब हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं कि भाई परपेंडिकुलर घेर के 90 डिग्री बना रहे हैं तो अच्छा, नहीं तो इसका परपेंडिकुलर बाहर बना लो। तो पाइथागोरस से मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये हम करते थे जब 2 वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में,
मान लो दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर और ये भी बी वेक्टर, दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, तब आप सीधे सीधे इनका मैग्नीट्यूड को प्लस कर सकते हो, सीधे सीधे प्लस कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह जाने को ये लोग राजी हैं। ये चीज हमने इस क्वेश्चन से देखी। तो जो 7 यूनिट का है नेट मैग्नीट्यूड, ये ऐसे आ रहा है 3 + 4, सात। मैंने देखा 3 + 4 है, ये कैसे कर दिया? स्केलर की तरह प्लस तो कर नहीं सकते इनको, वेक्टर्स को, ये कैसे किया? तो फिर मैंने सोचा कि यार दोनों वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन एक है, अगर डायरेक्शन एक है, तब ये बात की जा सकती है कि भाई 3 + 4 7 होगा, 3 + 4 7 होगा। और अगर डायरेक्शन एक ही जगह है तो ये दूसरा तरीका है ये कहने का कि दोनों के बीच का एंगल 0 है, दोनों के बीच का एंगल 0 है। देखो ना क्या क्या एंगल क्या बन रहा है इनके बीच में, इसको ले जाके इसके साथ जोड़ लो, ए वेक्टर भी यही, बी वेक्टर भी यही, बीच में एंगल क्या 0 बन रहा, 0 एंगल बन रहा। तो मतलब ये कब हो सकता है कि नेट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट आ जाए 3 और 4 को करके? जब एंगल 0 हो। एंगल 0 कब होगा? जब दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन एक होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर तुमसे कह दे कि इसमें दिया है क्या, दिया तो नहीं है, चलो वैसे ही अगर कह दे कि नेट जो मैग्नीट्यूड है वो 7 यूनिट नहीं है, 5 यूनिट है, जो नेट मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है, और पूछ रहा है बताओ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? देखो एक चीज देखो, अगर कोई राइट ट्रायंगल है जिसमें अगर बेस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो ये एच साइड कैसे निकालूंगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा बराबर एच स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 16 + 9 25 बराबर एच स्क्वायर। तो एच क्या आ गया? 5, √25 = 5, है ना? ये क्या आ गया? 5। अब इन्हीं को दो वेक्टर्स मान लो, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ से वैसे नहीं देखते हम इनके दोनों के बीच का, जब तब देखते हैं जब टेल से टेल जुड़ी। तो यहाँ के दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा। अगर 90 डिग्री है तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर 90 डिग्री है तभी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और तभी तो ये वाली साइड 5 है, और ये ट्राइंगल रो बनती हुई दिख रही है। मतलब कि इन दो वेक्टर्स का प्लस ये है समीशन, मतलब ये इसका नेट वेक्टर है, इन दोनों को प्लस करके ये आया 3 + 4। तो ये 5 यूनिट अगर दे देता तो हम बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये केस देखिए, और अगर तुमसे बोल दे कि जो नेट, अब 5 की बात होगी 7 की होगी, और बोल रहा है नेट मैग्नीट्यूड अगर बोल दे 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तब बताओ एंगल क्या होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? 3 और 4 इनके बीच का नेट मैग्नीट्यूड 1 दिया है। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि इनने 4 - 3 कर दिया हो तभी जाके तो 1 आया? 4 - 3 कर दिया हो तभी जाके तो 1 आया, है ना? ऐसा कब होता है कि जब एक वेक्टर बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर दिया तो नेट वेक्टर ये आ गया। ऐसा तब होता है कि जब एक ही पार्टिकल, एक ही बॉडी, एक ही कोई भी चीज, इस पे दो ऑपोजिट दिशा पे एक ही टाइम पे वेक्टर लग रहा हो, या फिर एक ही टाइम पे चलो फोर्स लग रहा हो, जैसे यहाँ पे लग रहा हो 5,
5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा हो, इसके जस्ट उल्टे डायरेक्शन में यहाँ लग रहा हो 3 न्यूटन फोर्स, तो नेट फोर्स मालूम। अब ये एक ही टाइम पे यहाँ भी और यहाँ भी तो जा नहीं सकता, यहाँ पे और यहाँ पे तो जा नहीं सकता, तो इसकी नेट फोर्स निकालने के लिए हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। 5 - 3 सीधे सीधे आप कर सकते हो, इसमें सीधे सीधे आप कर सकते हो 2। और ये जो 2 न्यूटन की फोर्स आई नेट फोर्स, ये किसके डायरेक्शन में होती है? बड़े वाले। सीधी सी बात है ना कि दो अलग अलग डायरेक्शन में, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो प्रकार की फोर्स लग रही हैं, तो जो बड़ी फोर्स होगी उस साइड को ये चीज़ भगेगी, ये बॉल भगेगी या जो भी है, तो 5 न्यूटन की ओर जाएगी। और नेट कितना होगा उसका मैग्नीट्यूड, वो बड़े में से छोटे को हटा दो, मतलब इतना इसने रिजेक्ट कर दिया पार्ट, इसको जाना ही था 5 न्यूटन की ओर, इस 3 न्यूटन को रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब इसको हटा दिया सीधे सीधे 2 न्यूटन का नेट फोर्स और डायरेक्शन 5 न्यूटन की ओर। ठीक है, अच्छा एक चीज और थी इसमें, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? अगर देखें तो 180, लीनियर पेयर 180, इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? 180। और हमने सीधा सीधा माइनस भी कर दिया, इन्होंने भी सीधा सीधा माइनस किया था 4 में से 3। मतलब ये बात कि नेट मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आ जाए, ये बात तब ट्रू आप कह सकते हो जब 180 डिग्री हो एंगल दोनों के बीच का। एंगल ही पूछ रहा है ना, फाइंड द एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 केस हमने देखे, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर थे, या जब दोनों वेक्टर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में थे। इसमें 180, इसमें तो कुछ नहीं 0, और इसमें 90। ठीक है, ये 3 केस हमने देखे, हटा दें इसको। और कुछ देख लें अगर इसमें, हाँ अब एक देखो, ये कह रहा है प्रूव दैट, 2 मिनट दो, ये कह रहा है प्रूव दैट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 होगा। ये प्रूफ करो। कैसे करोगे प्रूफ? कैसे प्रूफ करोगे? देखो, इसको अगर देखें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब जो सी वेक्टर आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर है, और हमें पता है कि ये जो रिजल्ट है ये परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर के, सी के, ये ए के भी और बी के भी, ये होगा दोनों के। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर मैं लिख लूं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बगल में वो वाली बात लिख लें, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी, और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के भी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके सी वेक्टर आया जो कि ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये ए वेक्टर और ये सी वेक्टर 90 डिग्री, ये हमने इससे निकाला था क्रॉस से, दो वेक्टर के क्रॉस से जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों के, है बात? ठीक।
ये परपेंडिकुलर हो गया। अब कह रहा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब मेरे को फॉर्मूला पता है तो मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये मुझे पता है ना, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था ना बराबर ए बी कॉस थीटा के, ये होता था ना ए सी कॉस थीटा। थीटा क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 क्या है 0, तो मतलब ये सब 0। हैंस प्रूफ्ड एचपी, हैंस प्रूफ्ड एचपी। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमें दिया था, तो हमें पता था सी वेक्टर जो इससे आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ए के भी, और इसके भी बी के भी होगा। फिर हमसे कह रहा है ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सी वेक्टर से, तो बीच का एंगल क्या है 90, तो कॉस 90 क्या है 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई 0, तो 0 का आ गया आंसर। ठीक है, और अगर कुछ दिया हो इसमें कोई बढ़िया सा क्वेश्चन कोई, तो अभी आज के हिसाब से तो यही थे। ठीक है, दो ही करा है लेकिन कॉन्सेप्ट को रिफाइन करने के लिए। सवाल तो तुम लगा ही लोगे, ये यहाँ से थ्योरी क्लियर हो गई, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो कोई भी सवाल तुम लगा ही लोगे। सवालों पे नहीं है फोकस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे है फोकस, समझ रहे? ठीक है, तो 2 सवाल कराए थे, उससे रिफाइन भी हो गया वो सोचने का तरीका भी। सब्ट्रैक्शन एडिशन पे अगर चाहिए क्वेश्चंस तो बता देना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, नमस्कार।